हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे विमीय विश्लेषण विधि के उपयोग। तो अपन ने 3 उपयोग देख लिए थे। विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच, विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, और तीसरा अपन उपयोग देख रहे थे कि विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से भौतिक राशि के आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो अपन ने एक आध न्यूमेरिकल वहां देख लिया था। अब अपन उस पर और क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि लंबाई फीट तथा समय सेकंड में नापा जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। तो भैया लोगों, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थात ये 9.8 कब आया? जब लंबाई मीटर में और समय सेकंड में नापा गया। लेकिन प्रश्न बोलता है कि अगर लंबाई फीट में और समय सेकंड में नापा जाता तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बताओ। या यूं भी बोल सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति में मान कितना रहा है? 9.8। तो इसका एफपीएस पद्धति में मान बताइए, क्योंकि फीट और सेकंड कौन सी पद्धति में? एफपीएस पद्धति में। तो इस तरह की क्वेश्चन सोल्व करने का एक सेट पैटर्न है। सबसे पहले अपन जिस भौतिक राशि के बारे में बात कर रहे हैं कि इस भौतिक राशि का इस पद्धति में मान इतना है, दूसरी पद्धति में इसका मान बताइए। तो सबसे पहले उस भौतिक राशि का क्या लिखेंगे? विमीय सूत्र। तो सबसे पहले बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र। तो गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र कितना होगा? m0 l1 t पावर -2। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण ही, तो त्वरण का विमीय सूत्र m0 l1 t पावर -2। तो गुरुत्वीय त्वरण की द्रव्यमान पर घात कितनी है? 0। तो a का मान 0। लंबाई पर घात कितनी है? 1। तो b का मान 1। और c पर घात कितनी है? समय पर घात कितनी है? -2। तो c का मान -2। तो ये a, b और c क्या है? द्रव्यमान, लंबाई और समय में विमा है। तो द्रव्यमान में विमा कितना है? 0। लंबाई में 1 और समय में कितना है? -2। ठीक। अब अपन क्या करेंगे? इधर प्रथम पद्धति लिख देंगे और इधर कौन सी पद्धति लिख देंगे? दूसरी पद्धति। प्रथम पद्धति में अगर अपन आंकिक मान देखें तो प्रथम पद्धति में आंकिक मान 9.8 आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, इसके साथ जो मात्रक होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? मूल मात्रक। चाहे वो एसआई पद्धति में हो, चाहे वो एफपीएस में हो, चाहे सीजीएस में हो। अपन इस संख्या को n1 तभी बोलेंगे जब इसके साथ का जो मात्रक हो वो क्या हो? मूल मात्रक। ऐसा क्यों था? क्योंकि थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, अपन ने लिखा था n1 n2 बराबर n2 u2, और इस u1 को अपन लोगों ने किसके रूप में प्रदर्शित किया था? मूल मात्रकों के रूप में। तो ध्यान रखना कि हर एक संख्या को अपन n1 नहीं बोलेंगे, उसी संख्या को अपन n1 बोलेंगे जब इसके साथ लगा मात्रक क्या होना चाहिए? मूल मात्रक के रूप में होना चाहिए। अपनी किस्मत बहुत अच्छी है कि मात्रक मूल मात्रक ही दे रखा है, इसलिए यही संख्या क्या बन जाएगी? n1 बोले तो प्रथम पद्धति में आंकिक मान 9.8। प्रथम पद्धति में द्रव्यमान किसमें नापा गया है? द्रव्यमान के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो मेरे को भी नहीं पता द्रव्यमान किसमें नापा गया है। लंबाई किसमें नापी गई है? मीटर में। और समय किसमें नापा गया है? सेकंड में। दूसरी पद्धति में मेरे को आंकिक मान निकालना है, तो दूसरी पद्धति में द्रव्यमान किसमें नापा गया भैया? देखे तो
किसमें नापा गया देखे तो कुछ बोला क्या, नहीं बोला। हाँ, दूसरी पद्धति में लंबाई किसमें नापी जा रही है, फीट में, और समय किसमें नापा जा रहा है, सेकंड में नापा। तो आपको दूसरी पद्धति में आंकिक मान बताना है, तो सूत्र क्या है, n2 बराबर n1 m1 बटा m2 की घात a, L1 बटा L2 की घात b और T1 बटा T2 की घात c। तो n2 इक्वल टू कितना हुआ, n1, n1 का मान कितना है भैया, कितना है भैया 9.8। m1 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, m2 के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, घात कितनी है a का मान कितना है 0, L1 मीटर, L2 फीट, घात b की वैल्यू कितनी है 1, T1 सेकेंड, T2 भी सेकेंड, घात c की वैल्यू -2। तो n2 इक्वल टू 9.8, m1 बटा m2 की घात 0, किसी की भी घात 0 हो, किसी की भी घात 0, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब बात आती है मीटर अपॉन फीट। एक फीट में कितने मीटर या एक मीटर में कितने फीट होता है, तो एक मीटर में लमसम होते हैं 3.28 फीट अपॉन फीट, घात 1, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1 की घात -2। तो n2 इक्वल टू कितना हो गया 9.8 इंटू फिर से फिर कैंसिल, 3.28 की घात कितनी हुई 1, तो ये कितना हो गया 3.28, 1 की घात कितनी भी हो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो n2 इक्वल टू कितना हो गया 9.8 इंटू 3.28। जब आप इसको गुणा करेंगे तो लमसम आंसर आएगा 32। अर्थात अगर मैं गुरुत्वीय त्वरण को एफपीएस पद्धति में नापता तो उसका आंकिक मान कितना आता 32। तो मैं यूं बोल सकता हूं क्या कि भैया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो गया 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो अपन बोल सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति में मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और सीजीएस पद्धति में मान कितना होता है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। ठीक है साहब, अब अगला प्रश्न अपन सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपन अब देखते हैं। गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक का एमकेएस पद्धति में मान 6.67 इंटू 10 की घात -11 है। इसका सीजीएस पद्धति में आंकिक मान ज्ञात कीजिए। मैं हर प्रश्न में एक लाइन छोड़ देता हूं विमीय विश्लेषण विधि द्वारा। तो अपन को ध्यान रखना है कि अपन बात किसकी कर रहे हैं भैया, विमीय विश्लेषण विधि की। तो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक का एमकेएस पद्धति में मान कितना है 6.67 इंटू 10 की घात -11 है। अब अगर यदि मैं सीजीएस पद्धति यूज करता तो गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक का मान कितना आएगा।
तो वही सेट पैटर्न है, क्वेश्चन पढ़ के देखो कि कौन सी भौतिक राशि है, तो बहुत अच्छी बात है, उनको डायरेक्ट दे रखा है कौन सी भौतिक राशि है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक, जिसको शायद आप लोग कैपिटल जी से बताते हैं, तो डायरेक्ट मैं लिख दूं गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक का v में सूत्र। तो बताएं आप लोग गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक का v में सूत्र कितना होता है, कितना होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। m की घात -1, l की घात 3 और t की घात -2। आप देखिएगा अपने गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक का v में सूत्र निकाला हुआ है, तो कितना आएगा, m की घात -1, l की घात 3, t की घात -2। अगर आपको याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे को भी याद नहीं है, मैंने दिमाग में कैलकुलेशन कर ली, सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। LHS का v में सूत्र किसके बराबर, RHS का, LHS में क्या है बल m1 l1 t-2, RHS में ये G का v में सूत्र, ये m1 द्रव्यमान m की घात 1, m2 भी द्रव्यमान m की घात 1, ये दूरी है तो ये स्क्वायर है तो l स्क्वायर इधर जाएगा तो l की घात 3, ये कैंसिल, ये m की घात नीचे जाएगी तो ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, -1। ये मेरे दिमाग में कैलकुलेशन हो गई अपने आप। मेरे को कोई डायरेक्ट बोले कि इसका v में सूत्र बताओ तो मेरे को याद नहीं है, मेरे दिमाग में लेकिन ये कैलकुलेशन चलेगी और मैं फटाफट बोल दूंगा, इवन उसको सामने वाले को पता नहीं लग पाएगा कि सब कैलकुलेशन करके बोल रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स याद करने का काम नहीं है, फिजिक्स समझने का काम है, और आप प्रैक्टिस जितने ज्यादा करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ेगी। ये तो किस किस के v में सूत्र याद करेंगे, मेरे को याद नहीं है, दिमाग में कैलकुलेशन चलेगी और अपने आप उसका v में सूत्र निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो पता लगा गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक की द्रव्यमान में विमा कितनी है, -1, लंबाई में विमा कितनी है 3, और समय में विमा कितनी है भैया, -2। ठीक, अगेन इधर प्रथम पद्धति, इधर कौन सी पद्धति, द्वितीय पद्धति। तो प्रथम पद्धति में बात करें तो n1 कितना है, 6.67 10 की घात -11। यहां मात्रक नहीं लिख रखा, लेकिन इधर लिख रखा है MKS पद्धति, इसका मतलब द्रव्यमान किलोग्राम में, लंबाई मीटर में और समय सेकंड में नापा गया होगा। तो जब मात्रक मूल मात्रक है तो इसका आंकिक मान ये है, तो ध्यान रखना ये n1 संख्या तो होगी, लेकिन ये संख्या n1 तभी बोली जाएगी जब इसके साथ लगा मात्रक क्या हो, मूल मात्रक। ठीक है, प्रथम पद्धति MKS है, द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जाएगा, लंबाई मीटर में नापी जाएगी और समय सेकंड में नापा जाएगा। दूसरी पद्धति में तो आंकिक मान निकालना है, द्रव्यमान किस में नापा जाएगा, दूसरी पद्धति में भैया ग्राम में, लंबाई किस में नापी जाएगी, सेंटीमीटर में, समय किस में नापा जाएगा, सेकंड में, क्योंकि दूसरी पद्धति कौन सी है, CGS पद्धति। अब आपको दूसरी पद्धति में आंकिक मान निकालना है, तो सूत्र आपके पास क्या है, n2 बराबर n1 m1 बटा m2 की घात a, l1 बटा l2 की घात b और t1 बटा t2 की घात c। तो n2 इक्वल टू कितना हो गया, n1 का मान कहां गया, ये रहा 6.67 इंटू 10 की घात -11, m1 क्या है, किलोग्राम, m2 क्या है, ग्राम, घात a की वैल्यू कितनी भैया, -1, l1 मीटर, l2 सेंटीमीटर, घात b की वैल्यू कितनी है 3, t1 सेकंड, t2 भी सेकंड, घात c की वैल्यू कितनी है -2। तो n2 इक्वल टू कितना हो गया, 6.67 10 की घात -11, ग्राम से ग्राम, अरे किलोग्राम, किलो का मतलब 10 की घात 3 ग्राम, घात -1, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की घात 2 सेंटीमीटर, अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना यार, घात 3, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 की वैल्यू 1 की घात कितनी भी हो 1। तो n2 इक्वल टू कितना हो गया, 6.67 इंटू 10 की घात -11, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10 की घात 3 और 10 की घात 3 की घात कितनी, -1। घात पर घात हो तो घातें गुणा होती है,
3 को -1 से गुणा करूंगा -3, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 10 की घात 2 की होल घात कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात 6, अरे घात पर घात हो तो घातें गुणा होगी, 2 × 3 कितना हो गया 6, तो n2 इक्वल टू कितना होगा 6.67 इंटू 10 की घात -11। अब ये 10 10 10 गुणा में है, आधार समान और संख्या गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है, तो भैया लोगों तीनों घातें जोड़ दो, तो n2 इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की घात -11 -3 + 6, तो -11 -3 कितना हो गया -14 -14 + 6 कितना हो गया -8, तो 6.67 इंटू 10 की घात -8। तो अगर वृत्तीय सार्वत्रिक स्थिरांक को सीजीएस पद्धति में नापा जाता तो उसका आंशिक मान कितना आता 6.67 इंटू 10 की घात -8। ठीक है, अब अपन इस पर बस फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन आप घर पे सोल्व करेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप इसको अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्या है, 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, नो डाउट वी में विश्लेषण विधि की सहायता से। तो जब अपन इस प्रश्न को पढ़ते हैं, इसमें भौतिक राशि का नाम कहीं नहीं लिखा कि कौन सी भौतिक राशि के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें भौतिक राशि का नाम लिखा हुआ था कि भैया चाल, कार की चाल इतनी है, गुरुत्वीय त्वरण इतना है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक इतना है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भौतिक राशि का नाम नहीं है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में एक और चीज नहीं है कि मेरे को कौन से मापन पद्धति से कौन से मापन पद्धति में जाना है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, तो सबसे पहली बात, न्यूटन कौन सी भौतिक राशि का मात्रक होता है, बल का। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो न्यूटन और डाइन दोनों किसके मात्रक होते हैं, पहली बात बल के मात्रक होते हैं, और जब दोनों बल के मात्रक है तो बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र क्या होगा, m1 L1 T - 2, ये बल का विमीय सूत्र हो गया। तो बल की द्रव्यमान में विमा कितनी हुई, सॉरी 1, लंबाई में विमा कितनी हुई 1, और समय विमा -2। अब मेरे को 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, तो 1 न्यूटन, न्यूटन कौन सी पद्धति में मात्रक होता है, एसआई पद्धति में, और अपन जानते हैं न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो पता लगा 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो ये जो मात्रक आ रहा है वो कौन से मात्रक आ रहा है, मूल मात्रक, और जब ये मूल मात्रक आ रहा है तो इसके साथ जो संख्या लिखी हुई है वही मेरा क्या कहलाएगा, n1। जो ये संख्या परिमाण आएगा वही मेरा क्या आएगा, n1। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अपन किसी भी संख्या को n1 तभी बोलेंगे जब उसके साथ लिखा मात्रक क्या हो, मूल मात्रक हो। तो n1 1 हो गया। प्रथम पद्धति में द्रव्यमान किस में नापा गया, किलोग्राम में, लंबाई किस में नापी गई, मीटर में, और समय किस में नापा गया, सेकंड में। दूसरी पद्धति में मेरे को आंशिक मान बताना है। दूसरी पद्धति में द्रव्यमान किस में नापा गया, तो पढ़िए 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, तो डाइन कौन सी पद्धति में मात्रक होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन, अर्थात मेरे को एमकेएस से कौन सी में जाना है, सीजीएस में।
तो सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक क्या हो गया भैया, सेकंड हो गया। अब दूसरी पद्धति में आंकिक मान बताना है, तो n2 बराबर n1, n1 की वैल्यू कितनी भैया 1, m1 बटा m2, m1 क्या है किलोग्राम, m2 क्या है ग्राम, घात a का मान 1, L1 बटा L2, L1 है मीटर, L2 है सेंटीमीटर, घात b का मान 1, T1 बटा T2, T1 सेकेंड, T2 भी सेकेंड, घात c वैल्यू -2। तो N2 इक्वल टू क्या हो गया 1 किलोग्राम, किलो का मतलब कितना होता है 10 की घात 3, घात 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की घात 2 सेंटीमीटर, बोले तो 100 सेंटीमीटर, सेकंड बटा सेकंड कितना होगा 1 और 1 की घात -2 का मान भी 1, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो 10 की घात 3, घात पर घात हो तो घाते गुणा, तो 10 3 को 1 से गुणा करूंगा 10 की घात 3, 10 की घात 2 को 1 से गुणा करूंगा 10 की घात 2, तो N2 इक्वल टू कितना आ गया 10 की घात 5, अर्थात 1 न्यूटन को अगर मैं डाइन में बदलता तो कितना आता 10 की घात 5 डाइन। उतार अब आप एक दो क्वेश्चन आप लिखेंगे जो आप घर पे सोल्व करेंगे, तो लिखिए जल का घनत्व दस की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। जल का घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। जल के घनत्व का सीजीएस पद्धति में मान ज्ञात कीजिए। जल का घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। जल का सीजीएस पद्धति में आंकिक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है साहब। अब एक और प्रश्न लिखेंगे आप लोग। एक अर्घ को जूल में परिवर्तित कीजिए। एक अर्घ को जूल में परिवर्तित कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए, इनको आपको सोल्व करना है। कोई तकलीफ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये बात हुई विमीय विश्लेषण विधि के उपयोग। 3 उपयोग थे। भिन्न भिन्न विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच, विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, और एक और उपयोगिता कि भौतिक राशि के आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। लेकिन इस विमीय विश्लेषण विधि के उपयोग अपने तो देखे, लेकिन इस विमीय विश्लेषण विधि की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ सीमा बंधन है, कुछ कमियां है। अर्थात हम इस विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से हर काम नहीं कर सकते। इसकी बाउंडेशन है। आप उपयोग तो ले सकते हो, लेकिन उसकी एक बाउंडेशन है। आप एक लिमिट से ज्यादा इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो अब हम बात करेंगे विमीय विश्लेषण विधि की सीमा बंधन या कमियां। ये तो अपन ने उपयोग देखे थे, लेकिन इन उपयोग में कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशन है। अपन हर जगह विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध नहीं बता सकते, और अगर बता सकते हैं तो उनमें कुछ चीजों के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त नहीं होगी। हम हर तरह का संबंध विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से नहीं निकाल सकते। तो यहां देखेंगे कि विमीय विश्लेषण विधि में क्या कमियां हैं, क्या उसके सीमा बंधन है, लिमिटेशंस है। विमीय विश्लेषण विधि काम तो बहुत कर सकती है, लेकिन हर काम नहीं कर सकती।
तो बात करते हैं भैया लोगों अब विमेय विश्लेषण विधि के सीमा बंधन बोले तो कमियां। तो पहली जो कमी है, तो आप लोगों ने गौर फरमाया होगा, अपन ने क्वेश्चन किया था कि विमेय विश्लेषण विधि की सहायता से भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो एक गौर फरमाएगा, अपन ने क्वेश्चन किया कि एक कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर गति करे कण पर लगने वाला बल कण के द्रव्यमान, कण के वेग और त्रिज्या r पर निर्भर करता है, इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। आप लोगों ने विमेय विश्लेषण विधि की सहायता से इनके मध्य संबंध स्थापित किया, अर्थात आपको ये तो पता लग गया था कि बल के सूत्र में m v और r तीनों आएंगे, लेकिन m v r की कितनी घातें आएगी ये अपन ने विमेय विश्लेषण विधि की सहायता से निकाला। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो r की घात -1। तो अपन ने ये संबंध तो देख लिया कि हाँ भाई F बराबर क्या आएगा कि mv²/r। लेकिन अपन इस विमेय विश्लेषण विधि की सहायता से इस विमाहीन नियतांक अर्थात इस संख्या के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। इस संख्या के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने का मतलब k का मान 1 आएगा, 2 आएगा, 1/4 आएगा। मेन सूत्र अगर k का मान 1 है तो सूत्र क्या बनेगा, mv²/, 2 है तो 2mv²/, 1/4 है तो 1/4 mv²/। तो अपन को ये तो पता लग गया कितनी घात आएगी, लेकिन इस विमाहीन स्थिरांक के मान के बारे में अपन विमेय विश्लेषण विधि की सहायता से इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। मींस एक्यूरेट सूत्र यह आएगा कि ये आएगा कि एक्यूरेट सूत्र ये आएगा। गौर फरमाना, इसमें केवल ये संख्या बदल रही है, बाकी सब चीजें वो की वही है। तो अपन को ये नहीं पता कि 2 आएगा कि 10 आएगा कि 50 आएगा कि 1/2 आएगा, नहीं पता। तो अपन इस विधि द्वारा, विमेय विश्लेषण विधि द्वारा सूत्रों में आने वाले विमाहीन स्थिरांकों का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसी तरह से अपन ने बोला गेंद पर लगने वाला श्यान बल, शांता गुणांक, त्रिज्या और गेंद के वेग v पर निर्भर करता है। तो अपन ने इनके मध्य संबंध तो देख लिया, अर्थात ये तो पता लग गया बल के सूत्र में ईटा r v की घात 1 आएगी, लेकिन इसके के मान के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि इस विधि द्वारा सूत्रों में आने वाले विमाहीन स्थिरांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। सूत्रों में आने वाले विमाहीन स्थिरांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। दूसरी इसकी कमी अगर अपन देखें, तो अगर अपन बात करें तो अगर कोई भौतिक राशि दो पदों का योग या अंतर है, तो उस तरह के सूत्र भी विमेय विश्लेषण विधि की सहायता से ज्ञात नहीं किए जा सकते। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि कोई भौतिक राशि 2 पदों का योग या अंतर है, तो उस तरह के सूत्र विमेय विश्लेषण विधि की सहायता से ज्ञात नहीं किए जा सकते। उदाहरण एक समझेगा कि मान लीजिए एक कण नियत त्वरण से गति कर रहा है, प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात यहां पर आ गया, इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन s है। आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कण द्वारा तय किया गया विस्थापन s, कण के प्रारंभिक वेग u, त्वरण a और समय t पर निर्भर करता है। नियत त्वरण से गति कर रहे कण द्वारा तय किया गया विस्थापन s, कण के प्रारंभिक वेग, त्वरण a और समय t पर निर्भर करता है।
विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो आप क्या बोलेंगे कि यार विस्थापन के सूत्र में एक बात तय है, u भी आएगा, a भी आएगा, t भी आएगा। पता नहीं है तो क्या नहीं पता, इनकी कितनी कितनी घातें आएगी। तो आप बोलेंगे s प्रोपोर्शनल टू समानुपाती u की घात x, a की घात y, t की घात z। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा। अब आप क्या करेंगे, LHS का विमीय सूत्र बराबर RHS का विमीय सूत्र, MLT की घातों की तुलना कर लेंगे, XYZ का मान निकालेंगे। XYZ का मान निकालेंगे तो अगर घात प्लस में तो ये गुणा में होंगे, और कोई माइनस में आएंगे तो बटा में हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे आपस में गुणा या भाग में। अर्थात विस्थापन के सूत्र में ये केवल एक ही पद है, लेकिन जब अपन एक्चुअल में नियत त्वरण से गति पढ़ेंगे, जो कि आप शायद 9th में भी पढ़कर आए, तो आप देखेंगे कि सूत्र आता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो विस्थापन इन दो पदों का योग है। तो अपन इस तरह के सूत्र विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि विमीय विश्लेषण विधि में अपन इन सबको गुणा में लेते हैं। तो घातें अगर प्लस में आती है तो गुणा में रह जाएंगे, माइनस में आएगी तो बटा में हो जाएंगे, लेकिन अपन यहाँ पर प्लस का चिन्ह यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो सूत्र है जिसमें भौतिक राशि दो या दो से अधिक पदों का योग या अंतर है, तो इस तरह के सूत्र विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। तीसरा, अगर कोई सूत्र, यदि किसी सूत्र में त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन का मतलब क्या है, साइन कोस टेन, लघु गुणकीय फलन, लॉगरिथम, चर घातांकी फलन e की घात x। तो अगर किसी सूत्र में त्रिकोणमितीय फलन, लघु गुणकीय फलन, चर घातांकीय फलन आते हैं, तो इस तरह के सूत्र भी हम विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। अपन जब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे दोलन गति, सरल आवर्त गति। तो वहां पर आप देखेंगे कि एक कण दोलन गति कर रहा है, एक बिंदु के इर्द गिर्द गति कर रहा है, तो पता लगेगा कि कण का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आया, सरल आवर्त गति कर रहे कण का माध्य अवस्था से विस्थापन y, कण के आयाम a, सरल आवर्त गति के आयाम a, कोणीय आवृत्ति ओमेगा और समय t पर निर्भर कर रहा है। सरल आवर्त गति क्या बोला है वो पढ़ेंगे, आयाम क्या बोला है वो पढ़ेंगे, वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो अपन लोगों को बोला गया कि सरल आवर्त गति कर रहे कण का किसी क्षण माध्य अवस्था से विस्थापन y, उसके आयाम a, कोणीय आवृत्ति ओमेगा, समय t पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से इनके मध्य संबंध बताइए। तो अपन क्या बोलेंगे, y प्रोपोर्शनल टू a की घात x, ओमेगा की घात y, t की घात z। वही LHS का विमीय सूत्र बराबर RHS का विमीय सूत्र करेंगे, x y z का मान निकालेंगे, तो ये संख्या गुणा में भाग में आएगी। लेकिन जब आप एक्चुअल में सरल आवर्त गति पढ़ेंगे तो वहां पर संबंध आएगा a इक्वल टू y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो अपन विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से त्रिकोणमितीय फलन यहाँ पर नहीं ला सकते। तो इस तरह का जो सूत्र होगा वो हम इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। इसी तरह से आप आगे पढ़ेंगे n बराबर n0 e की घात माइनस लैम्डा t, तो चर घातांकीय फलन आ गया। तो इस तरह के सूत्र भी हम विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकेंगे। तो ये इसकी कमियां है, लिमिटेशन है, सीमा बंधन है। अपन ने एक बात देखी थी, बिना फिजिक्स पढ़े अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो किए थे, भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध आपने पढ़ लिया था, निकाल लिया था,
कि तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति का सूत्र आपने निकाल लिया था, श्यान बल का सूत्र आपने निकाल लिया था, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल का सूत्र निकाल लिया था। बोले तो बिना फिजिक्स पढ़े अपन ने विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से भौतिक राशि के सूत्र अर्थात भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध देख लिए थे, लेकिन हम बहुत सारे संबंध इसकी सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। एक तो वो वाले संबंध ज्ञात नहीं कर सकते जिसमें कोई भौतिक राशि दो या दो से अधिक राशियों, दो या दो से अधिक पदों का योग या अंतर है। इसी तरह से अगर किसी सूत्र में त्रिकोणमितीय फलन, चर घातांकीय फलन आते हैं तो इस तरह के सूत्र भी हम विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उस तरह का सूत्र भी हम विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उस तरह का सूत्र भी हम विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। इसको क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं कि केश नली में चढ़े द्रव का पृष्ठ तनाव T, केश नली में चढ़े द्रव का पृष्ठ तनाव T, केश नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई h, केश नली की त्रिज्या r, द्रव के घनत्व d और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो एक केश नली कांच की पतली सी नली होती है, उसमें चढ़े हुए द्रव का पृष्ठ तनाव T, द्रव की ऊंचाई h, त्रिज्या केश नली की त्रिज्या r, द्रव के घनत्व d और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। इनके मध्य विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से संबंध बताइए। तो अपन क्या बोलेंगे कि यार ये तो प्रश्न पढ़ के पता लग गया कि पृष्ठ तनाव h पर, r पर, d पर और g पर निर्भर करता है, लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा कि इनकी कितनी कितनी घातों पर निर्भर करता है। तो अपन बोलेंगे T प्रोपोर्शनल टू h की घात a, h की घात a, r की घात b, d की घात c और g की घात कैपिटल D पर निर्भर करता है। एक्स वाई जेड नहीं लेके मैंने एबीसीडी लेने कोई तकलीफ नहीं है। अर्थात पृष्ठ तनाव के सूत्र में h की घात a आएगी, r की घात b आएगी, d की घात c आएगी और g की घात d आएगी। अनुक्रमानुपाती स्थिरांक हटाते, अनुक्रमानुपाती हटाते तो एक स्थिरांक और आप सब जानते हैं यहाँ की एक संख्या है जो कि विभव। किसी भी भौतिक सूत्र के सही होने के लिए क्या होना चाहिए? LHS का विमीय सूत्र बराबर RHS का। तो LHS में क्या है? पृष्ठ तनाव। ये पृष्ठ तनाव है, तनाव नहीं है। तनाव का मतलब तो बल होता है और पृष्ठ तनाव होता है बल बटा लंबाई। तो भैया किसी भी भौतिक सूत्र के सही होने के लिए LHS का विमीय सूत्र बराबर RHS का विमीय सूत्र। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र M1 L0 T-2, RHS का विमीय सूत्र K विमीय स्थिरांक, किसका विमीय सूत्र 1, H लंबाई है, ऊंचाई है, ऊंचाई का विमीय सूत्र L की घात 1, उसकी भी घात A, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं L की घात A, त्रिज्या भी लंबाई है तो इसका भी विमीय सूत्र L की घात 1, होल घात भी है तो L की घात भी, घनत्व का विमीय सूत्र बताओ M की घात 1, L की घात -3, तो क्या हो जाएगा M की घात C, L की घात -3C। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा? L की घात 1, T की घात -2, तो L की घात D, T की घात -2D, तो M की घात 1, L की घात 0, T की घात -2, तो ये तो हो गया M की घात C, L की घात A प्लस B -3C प्लस D, T की घात -2D। दोनों तरफ M की घात समान होनी चाहिए, दोनों तरफ L की घात समान होनी चाहिए और दोनों तरफ T की घात भी समान होनी चाहिए।
तो MLT की घातों की तुलना की तो C का मान 1 आ गया, D का मान माइनस से माइनस खत्म, D का मान भी 1 आ गया, 2 से 2 भी कैंसिल, C का मान D का मान यहां बढ़ते हैं तो A प्लस बी माइनस 3C माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 में 1 जोड़ेंगे तो -2, पक्षांतर करेंगे तो उधर, तो A प्लस बी का मान कितना आया 2। क्या A और B का मान निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि अब अपन इसको आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि A कितना है, A 0 होगा तो B 2, A 1 होगा तो B 1, A अगर -1 होगा तो B क्या होगा 3। तो अब अपन A और B की एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। गौर फरमाइएगा, आप लोग शायद 10th में समीकरण में पढ़कर आए होंगे, आपको बोला गया x प्लस वाई बराबर 10, x और y का मान बताओ। कुछ बच्चे बोलेंगे x बराबर 10 माइनस वाई और y बराबर 10 माइनस एक्स। अरे भैया, जब तक y पता नहीं है तब तक x पता नहीं, जब तक x पता नहीं है तब तक y पता नहीं है। तो अपन x को y के रूप में नहीं बोल सकते। तो अगर x प्लस वाई बराबर 10 है और आपसे बोला जाए x और y का मान बताइए, तो भैया x और y अज्ञात राशियां हैं और समीकरण 1 है। दो अज्ञात राशियां हैं और समीकरण 1 है, तो इन अज्ञात राशियों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर x और y के मध्य एक और संबंध होता कि x माइनस वाई बराबर कितना है 5, तो हम फटाफट इन दोनों को जोड़ते, y से y खत्म, कितना आ जाता है 2x बराबर 15, तो x बराबर कितना था 7.5, x बराबर 7.5 आता तो y बराबर 2.5 आता। इसके अलावा अगर दो अज्ञात राशियां हैं तो उनका मान ज्ञात करने के लिए कितने समीकरण चाहिए? 2। इसी तरह से 3 अज्ञात राशियां तो 3 और 4 अज्ञात राशियां तो 4। तो गौर फरमाइएगा, पृष्ठ तनाव का सूत्र ज्ञात करने के लिए मेरे पास कितनी अज्ञात राशियां हैं? 4। जबकि जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो m की घात की तुलना कर एक समीकरण, l की घात की तुलना कर दूसरा समीकरण और t की घात की तुलना कर तीसरा समीकरण। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है? अज्ञात राशियां तो है 4, क्योंकि यह राशि 4 राशियों पर निर्भर कर रही है और समीकरण केवल कितना है 3। तो 3 समीकरणों की सहायता से 4 अज्ञात राशियां ज्ञात नहीं की जा सकती। इस वजह से अपन बोलते हैं कि यदि कोई भौतिक राशि 3 से ज्यादा राशियों पर निर्भर करती है तो उस भौतिक राशि का सूत्र विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि m, l और t की घातों की तुलना करने पर हमारे पास केवल 3 समीकरण आ सकते हैं और 3 समीकरणों से हम 3 से ज्यादा अज्ञात राशियां ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये विमीय विश्लेषण विधि की कमियां है, सीमा बंधन है। अपन वापस देख लेते हैं क्या क्या कमियां है। विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से हम सूत्रों में आने वाले विमीय स्थिरांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से हम उस भौतिक राशि का सूत्र नहीं बता सकते जो 2 या 2 से अधिक पदों का योग या अंतर है। विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से हम वो सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते जिन सूत्रों में त्रिकोणमितीय फलन, लघु गुणकीय फलन, चरघातांकीय फलन आते हो। विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से हम उन सूत्रों को भी ज्ञात नहीं कर सकते जिसमें भौतिक राशि 3 से ज्यादा राशियों पर निर्भर करती है। तो चलिए आज के लिए बहुत है, फिर कल आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।